Bismillahirrahmanirrahim. Now this time it's our second type of chemical bond, that is covalent bond. हमने अपनी पहली दो वीडियोस में ऑफ चैप्टर नंबर 4 ये पढ़ा कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म, एंड देन द फर्स्ट एंड वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल बॉन्ड वाज आयनिक बॉन्ड, जिसे हमने पूरा पढ़ा. उसकी लिमिटेशंस भी हमें याद हैं कि हमने आपसे कहा था कि बहुत ही सिलेक्टेड किस्म के कॉम्बिनेशंस में आयनिक बॉन्ड बनता है. कि पहली शर्त है कि द वन एटम मस्ट बी मेटल एंड द अदर वन इज़ नॉन मेटल. सो एक इलेक्ट्रॉन डोनर हो, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, और उसमें भी हर मेटल हर नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बना था. फिर एक रिस्ट्रिक्शन थी जो हमने फॉर्मेशन एनर्जेटिक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में पढ़ी कि द मेटल मस्ट बी ऑफ वेरी लो IP एंड द नॉन मेटल मस्ट बी ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी. तो ये बॉन्ड बहुत ही कम नंबर में बनते हैं. अगर ओवरऑल दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं उसमें हम स्टैटिस्टिक्स बनाएं तो लेस देन 1% आर आयनिक कंपाउंड्स. तो फिर ये 99+% कौन से कंपाउंड हैं? वो हैं कोवेलेंट कंपाउंड. द मोस्ट कॉमन एंड अ ट्रू केमिकल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं वो है. इसमें ये लफ्ज़ लिखा है कोवेलेंट, ये निकला है लफ्ज़ कोवेलेंसी से. कोवेलेंसी में को का मतलब है कंबाइन. तो यहाँ दो एटम अपनी वैलेंसी कंबाइन कर रहे हैं. व्हाट डू वी मीन बाय कंबाइन? इसके लिए दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शेयरिंग. सो स्टार्ट लेते हैं पहले डेफिनेशन से और फिर बात करते हैं कि आखिर ये किस टाइप का बॉन्ड है. तो डेफिनेशन है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन pair between two atoms is called covalent bond. So यहाँ दो एटम अब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक पेयर बनाते हैं. उस इलेक्ट्रॉन के पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है, और इस तरह जो पेयर बनता है चूँकि उसमें दोनों एटम्स का कंट्रीब्यूशन है इसलिए वो शेयर्ड कहलाता है. इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों इस्तेमाल करते हैं. इस तरह इस शेयरिंग से वो अपनी वैलेंसी को कंबाइन कर रहे हैं. तो दिस इज़ द आइडिया ऑफ कोवैलेंसी के दो एटम अपने अपने एटम्स में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक तरह से शेयर्ड या बोरो कर रहे हैं. याद रहे अब हम इसमें भी वो प्रिंसिपल अपनाएंगे कि जब भी बॉन्ड बनेगा, नंबर 1 एटम्स जो पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल नहीं किए हुए थे, यानी जिनके लास्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की तरह डुप्लेट और बाकी एलिमेंट्स की तरह ऑक्टेट नहीं था, वो इतने और इस अंदाज से बॉन्ड बनाएंगे कि अब उन्हें डुप्लेट या ऑक्टेट मिल जाए. एंड डेफिनेटली जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इधर भी एनर्जी इवॉल्व होती है. तो एनर्जी इवॉल्व होने वाला इशू बाद में देखेंगे, और पहले हम जितनी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हमारा फोकस ये होगा कि हम ये बता सकें व्हाट इज़ दी शेयरिंग. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और साथ साथ ये भी प्रूव दें कि देखिए एक एटम सिर्फ उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिससे उसे नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए. सो हमारी एग्जाम्पल्स का मेन फोकस ये होगा. तो सबसे पहली और सबसे सिंपल एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड की है H2 मॉलिक्यूल. अब इसमें जो चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोचने के लिए वो ये है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल बॉन्ड बना है तभी H2 कहलाया है. तो आयनिक बॉन्ड वाली सूरत हाल तो यहाँ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. आयनिक बॉन्ड में तो ख़ास तौर पर ये कहा गया था कि यू हैव टू पिक टू एटम्स विद अपोजिट नेचर, कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला हो तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हो, एक मेटल हो तो एक नॉन मेटल हो. तो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाए और आयनिक, वो तो सवाल ही पैदा नहीं उठता. और आप यहाँ भी ऐसा सोच सकते हैं कि अब अगर मैं हाइड्रोजन के एटम को आपकी आसानी के लिए ड्रॉ करूँ तो वो एक प्रोटॉन है उसमें और एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके शो कर दिया. दिस इज़ हाइड्रोजन एटम. तो ऐसा ही एक और हाइड्रोजन एटम, उसमें भी एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम अपने फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करना चाहते हैं जिसकी टोटल कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन. के शैलो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ये अपने आप को जिस नोबल गैस की तरह बनाना चाहेंगे वो हीलियम होगा जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये डुप्लेट बनाना चाहते हैं.
सो अब दोनों हाइड्रोजन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपने लास्ट ऑर्बिट में डुप्लेट कंप्लीट कर सकें। और ये इलेक्ट्रॉन उन्हें कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक ही दूसरे पर नज़रें दौड़ाएंगे। तो ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये वाला हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन दूसरे को। और दोनों ही चूँकि एक जैसे एटम हैं, तो ये बिल्कुल वैसा कॉम्पिटिशन है कि दो ऐसे लोगों में मुकाबला करवाएं आप जो जिनकी ताकत बिल्कुल बराबर हो, तो कौन जीतेगा? जवाब आएगा सर कोई नहीं जीतेगा। अगर उनकी ताकत बराबर है तो मुकाबला बराबर होगा। तो यहाँ भी ये दोनों एटम चूँकि एक जैसे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे अपने प्रोटॉन्स की वजह से, दोनों के प्रोटॉन बराबर हैं। इसलिए जो मुकाबले का नतीजा निकलेगा वो ये कि दोनों में से कोई भी किसी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं होगा। एंड यू विल फेस अ सिचुएशन जहाँ इन दोनों एटम्स के जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान हमें नज़र आएंगे यहाँ पर, और वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, जो इस बात को जाहिर करेगा कि कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को लेने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि दोनों एटम इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटॉन जो कि लेफ्ट साइड पर है, ये भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को भी कर रहा है और बराबर वाले के भी इलेक्ट्रॉन को कर रहा है। इसी तरह ये भी यही कर रहा है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में आ गए हैं, इनको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर। ये हो गए हैं शेयर्ड क्योंकि ये दोनों एटम शेयर कर रहे हैं। ये दोनों एटम अपने अपने एटम के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को गिन रहे हैं। तो इस एटम के एक लेफ्ट साइड वाले एटम के मुताबिक मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो गया। एक उसका अपना है, एक उसने बराबर वाले से बोरो किया हुआ है। तो बराबर वाला भी ये कह रहा है कि मेरे भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो शेयरिंग इसी को कहते हैं। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दो एटम्स के दरमियान शेयर हो तो इसे कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी दोनों एटम्स के बीच में एक सिंगल लाइन हम ड्रॉ करें तो दिस सिंगल लाइन मीन्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये कहलाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये हिसाब लगाने के लिए कि एक एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, इसका तरीका ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि एक एटम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अब याद रहे नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स, जैसे अब यहाँ तो हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से ही बना दिया, दोनों एटम थे ही एक ही एलिमेंट के, लेकिन एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ, एक नॉन मेटल अपने ही एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इवन ऐसे मेटल और नॉन मेटल जो आयनिक बॉन्ड ना बना सकें बिकॉज ऑफ दी कंडीशन जो आयनिक बॉन्ड के लिए चाहिए वो पूरी ना हो रही हो, तो वो भी कोवेलेंट बनाते हैं। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कोई बॉन्ड नहीं बनता, और वो है मेटल का मेटल के साथ। मेटल के साथ कोई जेन्युइन केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता है। मेटल अपने ही एटम्स के साथ मेटालिक बॉन्ड बना रहा है, मगर दो मेटल अगर मिल जाए तो अमूमन हम ये कहते हैं कि उन्होंने मिक्सचर बनाया जिसे एलॉय कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड हर कॉम्बिनेशन में बनेगा। फिर सुन लें, एक ही नॉन मेटल अपने ही एटम के साथ भी बना सकता है, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ भी बना सकता है, एक नॉन मेटल एक मेटल के साथ भी बना सकता है अगर वहाँ आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा। ये सारे कॉम्बिनेशन में कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। तो अब हम आइए इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि सिचुएशन हमारी नज़रों में और क्लियर हो जाए। हमारी दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल। जैसा कि अब हमें नज़र आ रहा है, इसमें एक क्लोरीन का एटम ही क्लोरीन के एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो इसमें हमें पता चला कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और उसके लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p7 3p5। आप इसे यूँ भी याद कर सकते हैं कि 1s2 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट यानी k, 2s2 2p6 का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट यानी l, और 3s2 3p5 का मतलब है थर्ड ऑर्बिट यानी कि m। तो k में 2 इलेक्ट्रॉन, l पूरा भर गया 8 और m में अब टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्लोरीन को अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस बनने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो मैंने कहा ओके, क्लोरीन के एटम को बनाते हैं। ये है 17 प्रोटॉन, उसके फर्स्ट ऑर्बिट को बनाया हमने, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन शो किए,
मैं इलेक्ट्रॉन को अब आसानी की खातिर क्रॉस बना रहा हूँ। यहाँ भी दूसरे ऑर्बिट में हमने 8 इलेक्ट्रॉन शो किए और फिर हमने तीसरा बनाया जिसमें हमने 7 इलेक्ट्रॉन शो किए। तो एकदम से मुझे लगा कि ये अजीब से सर्किल भी बनाने पड़ रहे हैं और 3 ऑर्बिट बना दिए। अब मैं एक और क्लोरीन बनाऊंगा, फिर दोनों को मिलाऊंगा। इट्स टेक्स टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा होगा वक्त के बैठे हुए एटम बना रहे हैं। जबकि हमें भी अंदाज़ा हो रहा है कि बॉन्डिंग में एक एटम का सिर्फ लास्ट ऑर्बिट इन्वॉल्व होता है, उसके एटम का वो हिस्सा जो लास्ट ऑर्बिट के अलावा है, यानी कि न्यूक्लियस और अंदर के भरे हुए ऑर्बिट, वो बराह रास्त बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं होते। तो हम हर दफ़ा बॉन्डिंग की बात समझाने के लिए बेकार चीज़ क्यों बनाएं? इस ख्याल को लिए आते ही जी.एन. लुईस उस साइंसदान का नाम था जिसने 1916 में कोवलेंट बॉन्ड का आइडिया पेश किया था। ऐसी जनरल नॉलेज के लिए याद रख लें। उसने अपने एक ट्रिक बनाई टू एक्सप्लेन दी शेयरिंग इन एटम। उसने कहा कि हम एक ट्रिक लगा सकते हैं या शॉर्टकट बना सकते हैं जिससे हम बजाय इसके कि पूरे एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इफ़ेक्टिव अंदाज से अपनी बात को कैसे समझाएंगे। तो जी.एन. लुईस ने जो तरीका हमें बताया वो कहलाता है डॉट क्रॉस मॉडल। इसी को हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, उसी के अपने नाम पर, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो ये सारे नाम इसी के। इस लॉजिक के हिसाब से हम ये कहते हैं कि जब आप किसी एटम में बॉन्डिंग समझाएं तो भाई याद रखें एक एटम का न्यूक्लियस, ये 17 प्रोटॉन जिसमें मैंने शो किए थे, और वो ऑर्बिट जो भर गए हैं। क्लोरीन के केस में फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑर्बिट भर गए हैं, मैंने नीले से शेड कर दिया इसको। ये कहलाता है एक एटम की कोर। और ये जो उसका लास्ट ऑर्बिट है ये उसका वैलेंस शेल कहलाए, या इसके लिए एक लफ्ज़ होता है छिलका जिसको हम कहते हैं ना कैर्नेल, इसको कैर्नेल कहते हैं। तो जब हम किसी एटम का डॉट क्रॉस मॉडल बनाएंगे तो हम उस एटम का सिंबल लिखेंगे। ये हमने लिखा Cl। ये Cl उसकी कोर को रिप्रेजेंट करेगा। जो लोग केमिस्ट्री समझते हैं उन्हें पता होगा क्लोरीन के एटम में कितने प्रोटॉन है और उसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट भरा हुआ है, तो सिंबल विल रिप्रेजेंट द कोर ऑफ द एटम। अब हमें सिर्फ उसके लिए किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है? सिर्फ लास्ट ऑर्बिट की। तो लास्ट ऑर्बिट में जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के सिंबल के चारों तरफ, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट में हम बनाएंगे, या तो डॉट्स की सूरत में या क्रॉस की सूरत में। और उसका तरीका ये होगा कि चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं मुझे जो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में है, तो मैंने कहा एक डॉट करके अगर मैं बना दूँ तो एक टॉप पर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये 4 बनाए और अब पेयर बनाना शुरू कर दिया। तो इससे मुझे क्या नज़र आया कि क्लोरीन के 3 तरफ इलेक्ट्रॉन का पेयर है और वो पेयर जो है वो 3 तरफ है और एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन अकेला है। तो जो अकेला इलेक्ट्रॉन है वो अकेला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें इससे 2 बातें पता चली। एक तो ये कि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ अनपेयर्ड है, वो पेयर्ड हो जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जबकि उसके 3 तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। एक एटम की वैलेंसी हम डॉट क्रॉस मॉडल से उसका स्ट्रक्चर बनाकर मालूम कर सकते हैं इस तरह कि उसके स्ट्रक्चर में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो इस वक्त क्लोरीन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक, तो उसकी वैलेंसी 1 है। और जितनी एक एटम की वैलेंसी होती है वो उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो नंबर ऑफ बॉन्ड एन एटम कैन फॉर्म इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये क्लोरीन आप ऐसे भी बना सकते थे, आप इस क्लोरीन को ऐसे भी बना सकते थे कि आप इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की ज़रिए बताते। ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। तो अब अगर मुझे क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बतानी है तो बजाय इसके कि मैं सर्किल बना के बताऊं, आई कैन हैंडल इट लाइक दैट। मैं इसे इस तरीके से बता दूं तो ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अब मेरे लिए क्लोरीन की बॉन्डिंग समझाना आसान हो गया और मैंने कहा कि क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे क्लोरीन को भी मैं डॉट्स के ज़रिए ही बता सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं दोनों एटम्स को क्रॉस बना सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर बस ये थोड़ी सी एडवांटेज हो जाता है कि अगर एक एटम के लिए डॉट और एक के लिए क्रॉस लगाएं तो आपको भी एक निशानी रहती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, तो हम ऐसे बनाते हैं। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है, मैं दोनों क्लोरीन्स के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के ज़रिए भी लिख सकता हूँ, दोनों को क्रॉस के ज़रिए भी लिख सकता हूँ, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अब मैंने ये तरीका अपना लिया कि कोई एक तरीका तो करना है, और अब आपको नज़र आ रहा है दोनों में एक एक एटम इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसने पेयर नहीं बनाया है, तो वो अब आपस में पेयर बनाएगा। एक को डॉट और एक को क्रॉस से शो करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको अंदाज़ा हो गया कौन सा इलेक्ट्रॉन किस क्लोरीन का है, और ये बन गया। तो अब ये जो बीच में डॉट क्रॉस बन रहा है ये असल में है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों क्लोरीन के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन। और अब अगर हम इसे चाहें तो एक और तरीका भी है शो करने का, और वो क्या, हमने दोनों क्लोरीन के एटम को आपके सामने बना दिया, ये भी क्लोरीन है और दूसरा भी क्लोरीन है, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन जिसने शेयरिंग की है वो ये आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि जाहिर सी बात है अब हम ने इतना बड़ा बट बनाया तो ज़रा बड़े बड़े सर्किल बना दें ताकि आपको साफ नज़र आए। ये इसके क्रॉस वाले हैं, सॉरी इसके डॉट वाले हैं, और ये इसके क्रॉस वाले, तो आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो दिस कुड बी ए क्लोरीन मॉलिक्यूल विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स दी, जिस दोनों में मैंने काम की बात सिर्फ ये बता दी कि हम एक एटम का डॉट क्रॉस मॉडल कैसे बनाते हैं, और उससे ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है और उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। और हर कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं वो डेफिनेटली अपने लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे या डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। सो अब मैं चाहूँगा कि हम इसे और एग्जांपल्स के ज़रिए आप तक बात को पहुँचाएँ। तो अब बात आगे बढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक तो हमारे सामने आई गई है बात, तो उसी से आगे चलें, और वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन है बॉन्ड formed between two atoms due to the sharing of one electron pair। वन इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हुआ टू इलेक्ट्रॉन्स, टोटल टू इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड single covalent bond। It is denoted by this single line। तो ये अभी जो दोनों एग्जाम्पल हमने पढ़ी हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की थी, जिसकी क्या निशानी है कि दो एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी एक पेयर शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम देगा। तो अगर इस तरह दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बने कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये है शर्त। और इसकी मज़ीद कुछ एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अब जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं उसका ताल्लुक़ इस बात से है कि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मॉलिक्यूल जो है या दो बॉन्ड है वो एक ही जैसे एटम के बीच में बने। अब आप देख रहे हैं हमारी एग्जाम्पल है HCl मॉलिक्यूल, जिसमें दो अलग अलग नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। और इत्तेफाक से हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों को ही हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, जिसके मुताबिक हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे शो कर दूंगा डॉट क्रॉस मॉडल में। और क्लोरीन एक ऐसा एटम है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट ऑर्बिट में हैं, जिसका मतलब है उसका भी इलेक्ट्रॉन एक ही अनपेयर्ड है। तो अब वही निशानी कि आप ये देखेंगे कि एक एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर है उन्हें मत गिनिए, जो इलेक्ट्रॉन अकेला है वो कहलाएगा अनपेयर्ड। वो कितने हैं? तो क्लोरीन में ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में तो है ही एक। तो इसका मतलब है दोनों की वैलेंसी 1-1 है और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे।
तो अब HCl के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है कि एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, और इस तरह से इन दोनों ने हमें बना कर दिया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आसान एग्जाम्पल हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसी बात को आगे कंटिन्यू करें। हमारी दूसरी नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH4 मॉलिक्यूल, जिसको आप कहते हैं मीथेन। तो ये है मीथेन मॉलिक्यूल। अब मीथेन मॉलिक्यूल में हमारा एटम है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। तो अब 1s2 का ताल्लुक है K से, और 2s2 2p2 का ताल्लुक है L शेल से। तो इसका मतलब K में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब अगर मैं कार्बन का डॉट क्रॉस मॉडल बनाऊंगा तो क्या होगा, जैसा मैंने आपसे कहा उसके लास्ट ऑर्बिट में है 4 इलेक्ट्रॉन। आप वो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह बनाएंगे कि उसके चारों कोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन। यानी तरीका ये है कि पहले चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयर बनाना शुरू करें। तो अब चूंकि इसके पास है ही 4, तो इसे पेयर बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कार्बन में टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई 4। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4। इसका मतलब है हर कार्बन एटम को 4 बॉन्ड बनाने होंगे, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। इसीलिए कंपाउंड के फॉर्मूले में भी नज़र आ रहा है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, और हर हाइड्रोजन हमने ऊपर भी रखा हुआ है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब है मीथेन कैसे बनेगा कि कार्बन 4 अलग अलग जानिब से 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 अलग अलग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। याद रहे, आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए तो ये तो टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड हो गया। नो, एक वक्त में आपको 2 एटम्स इंडिविजुअली देखना है। यानी आपको यूँ नोटिस करना है कि ये कार्बन है, इसने इस हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का, तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फिर इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ क्या किया है, सेम एक इलेक्ट्रॉन अपना लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया है, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह इसके साथ भी यही किया है, इसके साथ भी यही किया। इस तरह ये कार्बन दरअसल अकेले कार्बन की चूँकि वैलेंसी 4 थी, तो इस कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ इस तरह बनाए हैं। तो हमने कहा कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 थी। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। सेम इसी तरह ये सब वो चीज़ें हैं जो 9th क्लास में हम पढ़ा करते थे, और इत्तेफाक की बात है ये इतनी आसान मानी जाती थी कि 9th के भी पेपर में नहीं पूछी जाती थी। तो उन्होंने हमसे कहा ओके, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है NH3, जिसको हम कहते हैं अमोनिया। तो दिस इज़ अमोनिया मॉलिक्यूल, नाम भी अगर हमें याद रहे तो। अब इसमें है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 7। आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p3। तो अब जब आपने लिखा 2p3, तो अब आपको भी अंदाज़ा हो गया कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट है 1s2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये K, और ये है इसके 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बनाए हम नाइट्रोजन के ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को, कि वही तरीका, पहले उसके चारों जानिब एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब चूंकि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हैं, तो अब आपकी मर्ज़ी है टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट कहीं भी आप एक इलेक्ट्रॉन और बना के इसका पेयर बना दें। तो ये हमने यहाँ पर पेयर बना दिया। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन से अब आपको नज़र आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड अप हैं, बाकी 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं जिन्होंने पेयर नहीं बनाया। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3। इसे कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने आप को ऑक्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 और इसे 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसीलिए इसके फॉर्मूले में कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हैं 3। तो अब आप इसका भी डॉट क्रॉस मॉडल बड़े मज़े से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं एक साइड पे तो पहले से पेयर था, बाकी 3 साइड्स पर इसने 3 हाइड्रोजन्स के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए, और हम अगर चाहें तो इसका
इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विथ 3 डिफरेंट हाइड्रोजन्स, ये अमोनिया हो गया। और इसी तरह हमारी आखिरी एग्जाम्पल इसमें बन सकती है H2O, यानी कि अब ये तो नाम भी बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, वाटर है। तो वाटर को में जो ऑक्सीजन है उसमें एटॉमिक नंबर है 8। जब हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 1:2:2 2p3 2p4 बन गए, 1:2 2p4 बन गई, जिसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे पास टोटल हिसाब किताब क्या हो गया है कि अगर मैं ऑक्सीजन का डॉट क्रॉस मॉडल बनाऊंगा तो पहले मैं चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन शो करूंगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन चूँकि 6 हैं तो अब मैं 2 जगह पर पेयर बना दूंगा। तो जब कोई सी भी 2, मेरी मर्जी है, लाइट लेफ्ट टॉप बॉटम कहीं भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए जिन्होंने पेयर नहीं बनाया हुआ। तो अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इसे 2 बॉन्ड बनाने, तो वाटर के फॉर्मूले में इसलिए 2 हाइड्रोजन है। आसानी ये है कि अभी सारी एग्जांपल्स में जो भी हमारा मेन एलिमेंट होता है उसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है। तो अब आप बड़े मज़े से बना सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 तरफ तो पहले से पेयर था, 2 तरफ अब हाइड्रोजन ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया है। दिस इज़ वाटर, जिसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये हमने हाइड्रोजन क्लोरीन के बाद जो हमने शुरू में लिखी थी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की 4 एग्जाम्पल कोट की। फोकस किस बात पे था? अच्छी तरह हर एग्जाम्पल में, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, इस बात की 0% चांसेस है कि हमसे फर्स्ट ईयर में ऐसी कोई बात पूछें, तो 9th में भी नहीं पूछते थे। लेकिन ये वो बेसिक नॉलेज है जिसके अच्छी तरह अगर हम रिव्यू हो जाएंगे तो ही हम आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। हमने क्या नोटिस किया? हमने कहा हर एटम का एटॉमिक नंबर देखकर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें, उससे डॉट क्रॉस मॉडल बनाएं, हमें पता चल जाए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं यानी अनपेयर्ड हैं, वो उसकी वैलेंसी है। वो हमें बताएगी हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड इट कैन फॉर्म। और याद रहे कोवलेंट बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि एक एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और हर कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा, और दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हम इसकी अगली एग्जाम्पल देखते हैं, और अगली एग्जाम्पल है डबल कोवलेंट बॉन्ड। नाम से ही जाहिर है, आपको भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या होना चाहिए। डबल कोवलेंट बॉन्ड है बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms with bond formed between 2 atoms by sharing of 2 electron pairs, that is total 4 electron, is called double covalent bond. It is denoted by डबल लाइन। तो अब ये देखिए आप कि यहाँ जो सबसे ख़ास बात नज़र आ रही है, वो ख़ास बात क्या नज़र आ रही है कि हमने आपसे कहा अब अगर 2 एटम्स इस तरह बॉन्ड बनाएं कि दोनों एक एक की जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें, यानी एक एटम अपने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम अपने 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा बनाए, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर कहलाएंगे, तो ऐसे बॉन्ड को डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो अब शर्त क्या हुई? डबल कोवलेंट बॉन्ड वही एटम बना सकता है जिसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हों, 2 इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों। तो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास नहीं होंगे वो डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब हाइड्रोजन डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हेलोजन क्लोरीन जो है वो भी नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। तो अब हम अपनी पिछली एग्जाम्पल्स में खुद देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि डबल कोवलेंट बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन देना है। नाइट्रोजन बना सकता है क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, आपके सामने नज़र आ रहा है आपको।
और इसी तरह ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी बना सकता है क्योंकि उसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह ये कार्बन भी बना सकता है क्योंकि उसके पास तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो नहीं बना सकते वो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, वो नहीं बना सकते। तो अब ये जहन में रखते हुए हम इसकी एग्जाम्पल्स पर आपसे बात करते हैं। तो हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, हम पहले ही बात बता चुके हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम ऐसे बनाते हैं कि 2 जगह पे पेयर और 2 जगह पे अनपेयर्ड। दूसरा ऑक्सीजन अगर मैं उसे डॉट के ज़रिए दिखा दूं तो उसमें भी ऐसा ही है, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अब ये दोनों आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि दोनों एक दूसरे से 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब अगर आप नोटिस करें तो दोनों ने आपस में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट वाले एटम के हैं जो क्रॉस है, और 2 इलेक्ट्रॉन राइट वाले एटम के हैं जो डॉट है। तो अब इनके दरमियान एक नहीं 2 पेयर बने हुए हैं, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं। दोनों ने एक दूसरे के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पर कब्जा किया है। इसलिए हम इस किस्म के बॉन्ड को डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे। इसी की एक और एग्जाम्पल देखें अगर, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इट्स अ वेरी फेमस वन। अच्छा, अब इसमें आपको याद रखना है कि एक है कार्बन जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों अनपेयर्ड है। इसका मतलब है कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, और साथ में हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए जिनके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जिन्होंने हमारे लिए 2 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये 2 एटम हैं इसके। तो अब आप खुद सोच लीजिए, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बनाएंगे, और कार्बन को 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। तो इनके दरमियान बॉन्डिंग का हिसाब किताब कुछ ऐसे होगा कि एक कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को देगा लाइक दिस, और दूसरा ऑक्सीजन भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और वो उसके दूसरे साइड पर उससे बॉन्ड बनाएगा। इस तरह कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स को किस तरह यूज़ किया है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे यूज़ किया है। 2 इलेक्ट्रॉन उसने राइट साइड के कार्बन के साथ शेयर किए हैं और 2 उसने लेफ़्ट साइड के साथ शेयर किए हैं। इस तरह एक डबल कोवलेंट बॉन्ड राइट पर बना है, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड लेफ़्ट पर बना है। तो हमारे पास जो हिसाब किताब बन गया वो कुछ ऐसे बन गया। हम इसे यूं शो करते हैं। ये हो गई एग्जाम्पल डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरी टाइप पर अगर बात कर लूँ मैं आपसे, तो वो बहुत ही ऑब्वियस हो गई, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ओ लेवल वाले पढ़ाते ही नहीं है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कहते हैं जब आपने सिंगल और डबल पढ़ा तो अब अंडरस्टूड हो गया। खैर, हम पढ़ा भी रहे। तो अब इसकी डेफिनेशन में हमें अंदाज़ा है कि हम क्या कहेंगे, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन pairs, 6 electrons is called triple covalent bond. It is denoted by this. अब इसमें हिसाब ये बन गया कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है उन दोनों के 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हों बिटवीन 2 एटम्स। तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान शेयर्ड होंगे। तो फिर ये कहलाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर बन जाएंगे।
तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि ऐसे एटम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिनके पास कम से कम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों। जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकता। तो अब हाइड्रोजन और क्लोरीन वो तो डबल बॉन्ड में भी नहीं आए थे, वो तो कट ही गए। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने डबल बॉन्ड तो बनाया था लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए जो हमने अभी तक एलिमेंट्स पढ़े उनमें या तो नाइट्रोजन होगा या कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास तो माशाल्लाह से 4 होते हैं। तो इस तरह हमारी एग्जाम्पल सबसे कॉमन जो है इधर वो है नाइट्रोजन, तो हमारी एग्जाम्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऐसे शो करते हैं कि एक जगह पर पेयर और 3 जगह पर अनपेयर्ड। चूँकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है, तो अब ये 3 वैलेंसी वाला हमें 3 कोवलेंट बॉन्ड दे सकता है। तो ऐसे बना दिया। तो अब दोनों नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इनके बीच में होती है और इस तरह से हम इसे शो करते हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर हुए हैं, जिसे हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह बात ये बनी कि नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि 2 एटम आपस में जब कोवलेंट बॉन्ड के लिए शेयरिंग करें तो दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करें। अगर दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का हो तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉन्स का हो तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जो एग्जाम्पल्स हमने देखी वो सारी की सारी बहुत ही सिंपल इस सेंस में थी कि एक वक्त में एक मॉलिक्यूल में एक ही टाइप का बॉन्ड बन रहा है। मीथेन में 4-4 बॉन्ड बने, चारों सिंगल बॉन्ड थे। कार्बन डाइऑक्साइड में 2-2 जगह बॉन्ड बने मगर दोनों डबल बॉन्ड थे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि उसमें बहुत सारे एटम हो, कोई सिंगल बॉन्ड बनाए, कोई डबल बॉन्ड बनाए, कोई ट्रिपल बॉन्ड बनाए। तो अब ये आखिरी एग्जाम्पल हम कुछ ऐसी ही दे दें। इसमें जो कंपाउंड है वो कहलाता है इथाइन मॉलिक्यूल। इसका फॉर्मूला है C2H2 और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी। अब इन तमाम एटम्स को बार बार आप इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम सबको अंदाज़ा है कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर 2-2 हैं। तो अब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कैसे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्डिंग करेंगे। तो मैंने कहा आइए ज़रा देखें कि ये दोनों आपस में कैसे बॉन्डिंग करते हैं। तो मैं 2 कार्बन पहले बना दूँ। दोनों कार्बन्स के 4-4 बॉन्ड हैं, जिनमें से एक उसने इधर वाले हाइड्रोजन से बना दिया, एक इसने इधर वाले हाइड्रोजन से बना दिया। अब दोनों कार्बन्स ने अपने अपने हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी उनको 3-3 बॉन्ड बनाने हैं। तो वो 3 बॉन्ड वो आपस में बनाएंगे। तो एक कार्बन मैंने इधर दिखा दिया और एक कार्बन मैंने इधर। तो अब आप गिन सकते हैं कि इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड हैं, 3 इधर कार्बन के साथ शेयर हुए हैं, एक इस कार्बन। इस वाले कार्बन के लिए मैंने इलेक्ट्रॉन क्रॉस के ज़रिए शो किए, तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और ये वाला हाइड्रोजन डॉट के ज़रिए शो हुआ है, जबकि ये वाला कार्बन, जबकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट के ज़रिए शो किया है लाइक दिस, और इसका हाइड्रोजन क्रॉस है। तो अब पूरी कहानी ये बन रही है कि दोनों कार्बन्स ने अपने 4 में से 3 बॉन्ड आपस में शेयर किए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड उन्होंने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल ऐसे कंपाउंड की बन गई जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है। बट ओवरऑल दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। ये सिर्फ आपके लिए समझिए ABC है, ताकि हम आगे की असल बातों को समझा सकें। कोवलेंट बॉन्ड का पूरी एग्जाम्पल्स के साथ ये सारा किस्सा करने के बाद अब इसकी आखिरी बात हम ये कर लें कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। जब कोई कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बनता है तो इसमें कैसी खूबियाँ होती हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड की बिल्कुल अपोजिट होती हैं।
तो लेट्स सी कि कोवलेंट बॉन्ड में किस किस्म की खूबियाँ हैं। हेयर वी हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ आयनिक। पहली बात, दे कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने आयनिक कंपाउंड्स में लिखा था दे आर नॉट मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, दे आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आइंस। तो अब यहाँ आइंस नहीं, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं। ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कोवलेंट कंपाउंड गैस भी हैं, लिक्विड भी हैं, सॉलिड भी हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड में हमने कहा था कि वो सारे के सारे ना सिर्फ एक सॉलिड हैं बल्कि बहुत ही हार्ड और ब्रिटल सॉलिड हैं। ये ज़्यादातर गैस और लिक्विड होते हैं, और अगर सॉलिड होते हैं तो ज़रा सॉफ्ट और लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, और उसकी वजह ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं दे आर वेरी वीक, इनको हम वॉन डेर वाल फोर्सेस कहते हैं। ये ज़्यादातर पानी में इनसॉल्युबल है, बहुत कम ऐसा होता है कि पानी में डिज़ोल्व हो। अलबत्ता ये दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अल्कोहल, ईथर, कीटोन वगैरह में सॉल्युबल होंगे। और फिर ये आयनिक कंपाउंड्स के बिल्कुल अपोजिट, यानी दे आर नॉट इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हैं। तो ये हो गई अब हमारी सारी बात कोवलेंट कंपाउंड्स की, एक तरह से उसके इंट्रोडक्शन की। अभी इसकी बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन ये अब लेक्चर हमारा पूरा हुआ अबाउट दी कोवलेंट कंपाउंड्स। थैंक यू।